हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीजी बोर्ड और सीबीएसई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स का चैप्टर 13 लेकर आ गए हैं, जहां हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन को समझा था। आज उसी सीरीज में सेकंड लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और क्लास 12 के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को हम यहाँ आज समझने वाले हैं। क्लियर है? तो अंत तक हमारे वीडियो सेशन पे बने रहिए। 100% यह आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने पहले लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाकर या ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है उस पे प्रेस करके हमारे पहले लेक्चर को आप देख सकते हो, जहां आप इसके प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन को समझोगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, जो आपके क्लास 12 में पहले प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ना? और इसके साथ साथ इसमें जो बुक में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, बुक हम लोग प्रीफर करने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना एससीईआरटी का जो बुक है उसी के क्वेश्चन को मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, वही आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक दोनों तो सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है? देखो, नॉर्मल प्रायिकता के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। ठीक है, और इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, साधारण प्रायिकता क्या होता है। अब यहाँ सप्रतिबंध लग गया, शब्द लग गया क्या, सप्रतिबंध। और प्रतिबंध मतलब क्या होता है, सीधा सा बोले बच्चा लोग, शर्त होता है। ठीक है, सप्रतिबंध बोले तो शर्त के अनुसार आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये होता क्या है, इसके लिए कौन से महत्वपूर्ण सूत्र लगने वाले हैं, और कुछ 2-4 उदाहरण के साथ मैं आपको पूरा कंप्लीट इसको कराऊंगा, जिससे आप देखोगे कि 13.1 जो पहला प्रश्नावली है 13.1 वो आपसे कंप्लीटली बनने लग जाएगा। इसके बाद के वीडियो सेशन में हम 13.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलो तो सीखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता को। सप्रतिबंध प्रायिकता या शर्त के अनुसार प्रायिकता क्या होता है, अगर ये हमें जानना है तो थोड़ी बातें हम सीख लेते हैं, और इसमें जो सूत्र हमको उपयोग होने वाला है वो भी समझ लेते हैं। क्लियर है ना? देखो, तो क्या होता है, अगर आपको कोई घटना दिया हुआ है, दो घटना, मान लो कोई घटना हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, कोई घटना हो रही है, उसके दो संभव आपको चांस दे दिए हैं, दो संभावना दे दिया है। ठीक है, तो पहला, अगर आपको दो संभावना दिया है ए और बी, तो यदि ए की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है जबकि बी जो है उसको प्रभावित कर रहा है, समझना बात को, क्या कह रहा हूं, यदि आपको ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि बी उस ए की घटना को प्रभावित कर रहा है, तब ऐसे जगह में हम सप्रतिबंध प्रायिकता लगाते हैं, और ऐसे ही प्रायिकता को क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, शर्त के अनुसार लगने वाली प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, मतलब बी के, ये जो बी शर्त दे दिया है आपको, उसके अनुसार ए जो है वो क्या हो जाएगा, मैटर करेगा, वेरी करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कह सकते हैं ये बी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, तो इसको थोड़ा समझे। तो यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दी गई है और किसी घटना की घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना की घटित होने की प्रायिकता पर पड़ता है, तब उसे क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। वही बात जो मैंने बताया। ठीक है, यहाँ लिखा भी है हमने। क्लियर है? चलो, यदि दो घटनाएं हमारे पास, मान लो ई और एफ है, दो घटनाएं ई तथा एफ हैं, तो उसे लिखेंगे कैसे, सप्रतिबंध प्रायिकता को लिखेंगे कैसे, तो घटना ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है उसे हम ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता ई की, ठीक है, स्ट्रोक लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे क्या, एफ। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। ठीक है, ध्यान समझना, हिंदी में ऐसे ही पढ़ दिए, या हम इंग्लिश में ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑकर्ड। ठीक है, समझ आ गया? तो ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुका है, क्योंकि एफ के घटित होने से ई में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, समझना, एफ एक शर्त है, हो सकता है। ठीक है, अब उसके होने से ई को प्रभाव पड़ रहा है, तब हम इसे ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा कह दें,
ठीक है, कि एफ की प्रायिकता मान लो आपको निकालनी है जबकि ई घटित हो चुका है, तो लिखोगे कैसे इसको, देखो प्रायिकता एफ की जबकि ई घटित हो चुका है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी ऑकर्ड, ई हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुका है, लिखेंगे ऐसा इसको। ठीक है, लिखने का तरीका समझ आया, ठीक, पढ़ते कैसे ये भी समझ आया। तो एफ प्रोबेबिलिटी एफ स्लैश ई पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये स्लैश पढ़ते हैं इसको, या तो आप वैसे हिंदी में बोल सकते हो कि एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुका है, सीधा सिंपल है, बस पढ़ने आगे सभी को, है ना। ये होता क्या है, सब प्रतिबंध प्रायिकता लिखते कैसे हैं, यहां तक बात क्लियर हुआ। ठीक है, चलो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ। अभी देखें उसके बाद हम लोग इसमें जो आवश्यक सूत्र है, जो सूत्र लगने वाला है उसकी बात करें तो देखो फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा। ठीक है, जब देखो प्रायिकता निकालनी हमको, मान लो ई की, हमें प्रायिकता निकालनी ई की जबकि एफ घटित हो चुका है, तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कि एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ठीक है, समझना बात को, यहां जो रहेगा स्लैश के बाद जो चीज लिखा रहेगा वही बटे में रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा क्योंकि इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ तो सेम होगा, ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ऊपर सेम रहने वाला है, बस नीचे जो है वो बदल जाएगा। अगर मैं इसको एफ इंटरसेक्शन एफ स्लैश ई लिख दूंगा तो यहां जो है ये बदल के क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है, तो इस तरह से सूत्र बनेगा। तो आप याद रखोगे ये सूत्र जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, या आप इसको बदल के ऐसा लिख सकते हो, दोनों चीज तो समझ आ गया। ठीक, अब मान लो इसमें बटे में मैं एनएस कर देता हूं, एनएस क्या है, ठीक है, पहले लेक्चर में मैं समझाया था आप लोगों को, ये क्या है, तो ये प्रतिदर समष्टि की संख्या, प्रतिदर समष्टि संख्या से भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। अगर मैं लिख देता हूं तो प्रायिकता का सूत्र बन गया। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र बन गया, और ये प्रायिकता हो गया किसका, अब तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया ये। ठीक है, इसीलिए देखो हमने सूत्र में क्या किया, ये जो है इसको एन एस से भाग दिया, दोनों ऊपर अंश और हर दोनों में, तो हमारा सूत्र बन गया क्या, ये ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, समझ आया सभी को, क्लियर हुआ। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पे टर्म देखो ये और ये तो मिडिल टर्म है जिसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं, समझना बस है। ठीक है, और जब ये समझ आ गया तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्लियर है ना। और इसके जस्ट विपरीत कहने का मतलब है, अगर मैं एफ को ई के जगह में लिख दिया और ई को एफ के जगह में लिख दिया, ठीक है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा बन सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है तो जो स्लैश के बाद में, ये जो स्लैश डंडा खींचते हैं ना, उसके बाद में जो चीज लिखा रहेगा वही बटे में रहेगा, वही बस बटे में रहेगा, ध्यान रखना। तो एन ई भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं, जैसा जरूरत वैसा काम। तो ये तीनों देखो, तीन टर्म में मैंने लिखा, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म, तीनों टर्म में मैं लिखा हूं और तीनों टर्म में आपको याद होने चाहिए वो। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लो इसको, ये अगर याद हो गया ना, सिंपल सा तरीका है जो हम सवाल बनाएंगे उससे। ठीक है, चलो तो याद हो जाएगा, ये क्लियर है। इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ निकालना होता है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं पहले लेक्चर में, तो ये टेंशन वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे वो सब तो मैं क्वेश्चन में ही आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है ना, तो ये सूत्र कम से कम आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, इसको पूरा घुसा लो अपने दिमाग में, क्लियर है ना। चलो तो सूत्र एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको ऐसा लिखा है कि प्रायिकता ई की जबकि एफ घटित हो चुका है, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, यही बनेगा। ठीक है, और इसे ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो बिल्कुल, और इसे ही क्या लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अंश के बटे में भी एन एस लिख सकते हो और हर के बटे में भी क्या लिख सकते हो, एन एस लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सूत्र जो है उधर क्लियर लिखा है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर क्लियर लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो तीनों टर्म में कह रहा हूं, मतलब ये और ये तीनों टर्म में आपको याद होने चाहिए सूत्र जो है,
अच्छे से, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कई क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है और नहीं दिया रहता, तो आप आसानी से और बहुत सरल तरीके से हल कर पाते हो इसको, ठीक है। चलो, ट्रिक भी समझ आया। जो स्लैश के बाद में लिखा होगा वही कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग उदाहरण में। भाई उदाहरण जो हमारा है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही लिया मैंने। यहाँ 5-6 उदाहरण मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये उदाहरण एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको रखा, और जो उदाहरण नहीं पूछे जाते उनको मैं यहाँ नहीं रखूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो उदाहरण दिया है, यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 हो, तो आपको क्या करना है, पी ए स्लेस बी मतलब प्रायिकता ए की जबकि बी घटित हो चुका है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इतना सिंपल तो है, हर चीज दिया है, ये एग्जाम में आया, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 2 अंक के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको पता है प्रायिकता से 2 अंक का एक सवाल आता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आया क्या, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब हमको पता है कि भाई हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, सूत्र के अकॉर्डिंग हमको ए की प्रायिकता निकालनी जबकि बी घटित हो चुका है, तो उसको सूत्र के अनुसार हम लोगों ने ऐसा जमा के लिखा, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। तो प्रायिकता ए की जबकि बी घटित हो चुका है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी पी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, इसका भी मान दिया, इसका मान भी दिया है, उस मान को उठा के आपको रख देना है। इसका मान कितना दिया है, क्वेश्चन में देखोगे 4/13, ठीक है, ये 4/13 इसका मान दिया, और नीचे में जो पी बी है उसका मान दिया है कितना, 9/13। अब वो मान रख दो, 13 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9। कितना सिंपल क्वेश्चन था, रखा था क्या, बिल्कुल हलवा, ठीक है, बिल्कुल हलवा सवाल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लियर हुआ ना, वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा के रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। इस टाइप के सवाल में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ध्यान रखना। इसको बनाने का मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहा हूं, कैसे इस टाइप के सवाल को आप सप्रतिबंध प्रायिकता के हर एक सवाल को आप डील कर जाओगे इसके बाद, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको आप यहां से गैदर कर लो, ले लो जो इन्फॉर्मेशन है उसको, ठीक है। क्या क्या दिया, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब बच्चे हैं 2 जने, तो ए मान लो लड़का भी हो सकता है एक बच्चा और एक लड़की भी हो सकती है, वो तो कंडीशन है कि कौन क्या है बाद में सोचेंगे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों तो चांस बनते हैं यहाँ, क्योंकि बताया नहीं है। तो परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है। लड़का के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, बी फॉर बॉय, और जी फॉर गर्ल, ठीक है, लड़की के लिए लिख दिया। तो परिवार में 2 बच्चे हैं, तो लड़का के लिए हम लोग बी यूज करेंगे और लड़की के लिए जी यूज करेंगे। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, देखो यह ज्ञात हो कि कह रहा है, मतलब वो शर्त लगाने का कोशिश कर रहा है, यह ज्ञात हो कि, पहले से आपको कंडीशन दे दिया है ना, कंडीशन दे दिया है, प्रतिबंध आपको पहले से दे दिया है कि जो बच्चों में से कम एक बच्चा जो है लड़का है, ये पहले से ज्ञात है, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, 2 घटना तो आपको समझ आ गया कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, ये पहली घटना है, ठीक है, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ये दूसरी घटना है। 2 घटना है, ये तो बात आपको समझ आ गया, 2 घटना तो होगा ही सब प्रतिबंध प्रायिकता में, लेकिन कौन सा प्रतिबंध है, कौन सा शर्त है, और कौन हम ई लेंगे किसको एफ लेंगे, ये डिसाइड करता है क्या, जो सवाल पूछा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। जो भी पूछा जा रहा है, प्रायिकता ज्ञात करो या प्रायिकता क्या है बोलता है ना, वही आपकी घटना ई होती है। मैंने लिखा था, ध्यान होगा आपको, कि प्रायिकता ई की जबकि एफ घटित हो चुका है, मतलब ई की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है जबकि एफ घटित हो चुका है, तो जो चीज को आपको प्रायिकता क्या है बोल रहा है, क्या निकालना है, ऐसा आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के, उसे आप क्या लोगे, ई लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ही क्या है, वही जो है ई है, ठीक है। इसे क्या लेंगे, घटना ई लेंगे, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता को क्या लेंगे, ई लेंगे। और
और ध्यान रखना बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, वो क्या है, वो शर्त है। तो जो शर्त रहता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, एफ लेते हैं। अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप ए और बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब यहाँ पे कोई ये मत कहना कि ई और एफ ही लेंगे क्या, ठीक है, आप ए और बी भी ले सकते हो, ठीक है। जिसको मैं ई लिया हूं वो आप ए ले लो, जिसको एफ लिए उसको आप बी ले लो, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है, सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाएंगे तो भाई हमको पूरा चीज प्रतिदर समष्टि वो तो हमको पता होना चाहिए ना। तो देखो होता क्या है, सूत्र जैसे मैं लगा दिया, ई और एफ तो पता चल गया हमको, ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं लगा दिया तो हमारा सूत्र क्या कहता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ये कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इंटरसेक्शन का बात दिया है, हाँ ठीक है भाई दिया है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, अच्छी बात है। आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो। दो तरीके से इस सवाल को बना सकते हो, या तो आप प्रायिकता के बेस पे बनाओ, क्योंकि सूत्र दो तरह के लगते हैं। तो मैं ये वाला सूत्र यूज करके आपको बता देता हूं एक बार, उसके बाद मैं दूसरा सूत्र भी लगा के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या करते हैं हम लोग, क्लियर है ना। चलो ठीक है भाई। अब ई क्या है, ई क्या है, एक दो घटना ले रहे हैं, ध्यान से स्क्रीन पे बस देखो। ई एक घटना है जो क्या बोलता है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है मतलब क्या हो सकता है, देखो पहला भी लड़का और दूसरा भी लड़का, यही आपको ज्ञात करना है। और एफ क्या है, एफ आपको क्या लेना है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है मतलब पहला लड़का हो सकता है और दूसरा जो है लड़की हो सकती है, ठीक है। या पहला लड़की हो सकती है या दूसरा जो है वो लड़का हो सकता है, या दोनों के दोनों लड़के हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक बच्चा लड़का है बोल रहा है ना, एक जन तो होना ही चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं, वो नहीं बोल रहा है कि दो नहीं हो सकते हैं ना, वो बोल रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। देखो ये हम लोगों ने लिया शर्त कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब जी नहीं ले सकते, दोनों लड़की तो नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। समझ आया सभी को। तो क्या क्या हमने लिया, मतलब इसकी संख्या कितनी है, तो एन ई का मान है कितना, एन ई का मान है 1 और एन एफ का मान कितना है, ये है 3। एन एफ का मान कितना है 3, ठीक है। समझ आया, एन एफ का मान कितना है 3 है, ठीक। अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ भी तो निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ देखो एक चीज दिख रहा है, ये बी बी और ये बी बी बी, मतलब दोनों लड़के एक चीज उभयनिष्ठ निकल रहे हैं। कौन निकल रहा है, बी और बी, ठीक है। दोनों बच्चे लड़का हैं, ये उभयनिष्ठ निकल रहा है, मतलब इसकी संख्या कितनी है, 1 है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। इस तो देखो कुल मिला के हमको क्या क्या पता चला, हम लोगों ने देखा एन ई का मान कितना है, ठीक है। एन ई का मान जो है वो है कितना, 1। एन एफ का मान कितना है, वो है कितना, एन एफ का मान, ठीक है। कम से कम एक बच्चा लड़का है बोल रहा था, तो एन एफ का मान कितना है 3, ठीक है। और एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान भी हमको पता चल गया कितना, 1। ये तो समझ आ गया ना, अच्छे से निकाला मैंने, ठीक है। अब हमको प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ निकालना है। सूत्र सभी को पता है क्या, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ठीक है। मान उठा के डाल दो आप, आपके पास हर चीज है ना। यहाँ पे देखो एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 1 और एन एफ का मान कितना है, एन एफ का मान है 3। तो आपकी ये अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ, 1/3 ही आपका आंसर आएगा। यहाँ जो है मैंने थोड़ा लॉन्ग कट मेथड से बनाया, शॉर्टकट मेथड नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बेस्ट तरीका है, ठीक है, इससे पहले जो मैंने बनाया, ठीक। आप इतना, आपको एनएच निकालने का झंझट ही नहीं है, वहां जो सवाल को मैंने जिस तरीके से बताया ये एनएच निकालने का झंझट ही नहीं है। अगर हम लोग इस तरीके से बनाए तो वो भी आपको समझा दूं, ठीक है। प्रतिदर समष्टि कुल मिला के कितना चांस बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, या एक लड़की एक लड़का, या दोनों लड़की हो सकते हैं। कुल मिला के 4 जो है संभावना हो सकते हैं, ठीक है। 2 घटना ए ई और एफ ले लिए, ठीक है। ई क्या लेंगे वो तो समझ आ गया, एफ कैसे लेते हैं वो भी समझ आ गया, ठीक। अब ई की बात करेंगे तो ई क्या होगा, ठीक, कि दोनों बच्चा क्या हो, लड़का हो मतलब दोनों बॉय हो, बी बी। तो हम लोगों ने लिखा इसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जबकि एफ क्या है, कम से कम एक लड़का हो बोल रहा था, तो बी बी लिखो या बी जी लिखो या जी बी लिखो,
है ना, जी बस नहीं हो सकता, तो इसकी संख्या एन एफ की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ये भी समझ आ गया। अब हम लोग अगर उभयनिष्ठ निकालें तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा, बी बी दोनों बॉयज होंगे, दोनों लड़के, यही बस उभयनिष्ठ निकल रहा है, देखो ये भी यहाँ भी है और कहाँ यहाँ भी है, ठीक है, तो दोनों उभयनिष्ठ में से यही उभयनिष्ठ निकला दोनों में से, ठीक, मतलब इसकी संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। अब हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है, जो हमको ज्ञात करना है, तो प्रायिकता ई की जबकि एफ घटित हो चुका है बराबर क्या होगा, ये और ये बराबर होगा ये के, और इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताया था वो डायरेक्ट एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, ये सूत्र लगा के मैंने बना दिया था, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा करके जैसा यहाँ पे मैंने बनाया वो भी बना सकते हो, ये जो सेकंड मेथड है, ठीक है, इसमें भी आंसर सेम आने वाला है। अब यहाँ पे आपको ये चाहिए तो आप डायरेक्ट इस पे मान रख सकते थे, पहले जो हमने निकाला इसी सूत्र पे, इस सूत्र की बात करूँ, इस पर डायरेक्ट मान रख दोगे जल्दी बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हो आप, क्योंकि ये तीनों तो सूत्र है ना, 3 टर्म में बोला था, ये भी ये भी ये भी, तो अगर इस तरीके से बनाना है तो एन एच निकालना था, एन एच हमने निकाल के रख लिया, 4 है, ठीक है, और ये मान तो 1 है तो 1/4 हो जाएगा, और नीचे इसका मान 3 है और इसका मान क्या है, एन एच का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4/3/4, तो 4 4 कट जाएगा, 1/3 आंसर आएगा, सेम आंसर आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत ही स्लो मैं यहाँ पे बताया तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, उसको डील कर लेते हैं हम लोग, क्लियर है ना, चलो ठीक है, चलो भाई देखते हैं। एक बक्से में, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, 2 उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। अब देखो, जो चीज दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को पहले आप ले लो, बोला मैंने, है ना, हम हल भी करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है। तो बक्से में 10 कार्ड है बोला है, जिसमें 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखे हुए हैं, मतलब प्रतिदर समष्टि जितनी कुल संभावना है वो क्या होगा, या तो 1 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 8 9 10 कार्ड हैं, तो 10 तक के अंक जो है उसमें लिख के रख दिए गए, मतलब इसकी संख्या गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिदर समष्टि की संख्या होगी 10, ये तो हमको समझ आ गया आसानी से। अब यहाँ ई और एफ में बहुत कंफ्यूजन होता है। ई हम लोग किसको लेंगे, जहां प्रायिकता ज्ञात करो बोला रहता है, तुरंत देखना है इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता बोल रहा है, मतलब ई हम लोग लेंगे सम होना, सम संख्या प्राप्त होना क्या होगा हमारा, घटना ई है, और एफ क्या होगा, जो शर्त दिया गया है, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये हमारे लिए शर्त है, 3 से अधिक हमारे लिए क्या है, शर्त है। तो कैसे ई और एफ लेना है, ये बात तो समझ आ गई कि सभी को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान लेंगे इसको, माना ई क्या है, तो सम संख्या का प्राप्त होना ई है और निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक संख्या जो है प्राप्त होना क्या है, एफ है। इस तरह से हमको अच्छे से ये समझ आया, ठीक है। अब देखो ई और एफ का मान निकालें तो ई क्या है, क्योंकि सम संख्या का प्राप्त होना। अब सम संख्या क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान समझना, सम संख्या क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। तो सम संख्या तो सभी को पता है ना, 2 4 6 8 और 10 हो सकते हैं। अब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसकी संख्या कितनी है, 5, इसलिए लिखे एन ई, एन मतलब नंबर, ई का नंबर कितना है, 5 ठो है, इसलिए क्या लिखा, एन ई बराबर 5, ठीक है। अगर हम लोग एफ की बात करें तो एफ क्या है भाई, 3 से अधिक संख्या है, वही बोला है ना, एफ क्या है, 3 से अधिक आने वाला है, तो 3 से अधिक क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, मतलब एन एफ की जो संख्या है, नंबर ऑफ एफ जो है वो कितना है, 7 है, 7 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा, देखो इसमें जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन है, 4 है, हाँ भाई 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है, मतलब उभयनिष्ठ 2 4 6 8 10 निकला, 4 6 8 10 उभयनिष्ठ निकला। अगर हम लोग इसकी संख्या की बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 4 है। अब
क्योंकि हमें सूत्र पता है तो हम डायरेक्ट सूत्र पे चलते हैं। अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता ई की, जबकि एफ घटित हो चुका है तो 3 टर्म हम लोगों ने, तीनों टर्म को मैंने सूत्र में यहाँ लिखा, ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए मैं सभी पद को लिख रहा हूँ। अब आपको जो मर्जी वो मान लगाओ, तो हम डायरेक्ट ये वाले सूत्र पे मान रख सकते हैं ना। एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या है, 4 है, और एन एफ का मान कितना है, 7 है ना। तो क्या हो जाएगा, 4/7 जो है वो आंसर होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया बच्चा? ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जितने भी एग्जांपल यहां रखा हूं ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, फालतू के जो क्वेश्चन है वो तो मैंने रखूंगा भी नहीं, ठीक है ना। जो अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां रखूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ उदाहरण 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यह यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी जो है कक्षा 12वीं में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब समझना, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, यहाँ कुल विद्यार्थी कितना दे दिया है, 1000 दे दिया। 1000 विद्यार्थियों की संख्या मतलब एनएस कितना ले लिया हम लोग, 1000 ले लिए। ठीक है, अब 2 घटना है, ध्यान समझना है। 2 घटना है क्या, कि एक विद्यार्थी चुनना है आपको, और शर्त यह है कि जो चुना गया विद्यार्थी है, ठीक है, वो लड़की है। एक ये विद्यार्थी चुनना है, ठीक है, और वो 12वीं में पढ़ना चाहिए, ये भी बोला है भाई। हाँ, आपको क्या बोला है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12वीं में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है, शर्त ये है। तो क्या करोगे, प्रायिकता क्या है बोलता है, जहां पे प्रायिकता शब्द दिखता है उसे ही आप ई लोगे, घटना ई लेंगे हम लोग। किसको, कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12वीं में पढ़ता है, उसे हम लोग घटना ई ले लिए। और जो हमको शर्त दिया है उसको एफ लेंगे। तो यदि यह ज्ञात है, देखो शर्त दिया है ना, शर्त जैसा लग रहा है कि प्रतिबंध लगा रहा है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है, तो उसे हम लोगों ने क्या ले लिया, एफ ले लिया। चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। क्लियर हो गया। अब ई की बात करें कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12वीं में पढ़ता है, तो हम क्योंकि 12वीं के बारे में तो यहाँ कुछ बात दिया ही नहीं है, तो हम ई के संबंध में कुछ चीजें यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ई नहीं लेंगे। देखो ई लेने का मतलब ही नहीं है, हमारा सूत्र क्या कहता है कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, मतलब हमारे पास ये आता है, सॉरी ई/एफ, इंटरसेक्शन निकल गया था मेरे मुंह से। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होता है, एन एफ होता है। क्या होता है, एन एफ, ये सूत्र होता है ना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ ई से तो मतलब नहीं है, ठीक है, ई से मतलब कैसे नहीं है, ई डायरेक्ट ई से मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन चाहिए और एनएफ चाहिए। तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ई निकालना मुश्किल है। यहाँ ई क्या है, 12वीं में पढ़ने वालों के बारे में कुछ बताया क्या, हाँ नहीं बताया। इसलिए एक काम करते हैं, हम एफ निकालते हैं। तो एनएफ कितने निकालेंगे, एनएफ देखो, एनएफ कितनी लड़कियां हैं भाई, 430। अब 430 में से जो 12वीं में पढ़ती हैं उन्हीं लड़कियों को चुनना है। तो बताया ना, 430 का 10% बच्चे क्या पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। ठीक है, तो 430 का 10% जब आप निकालोगे, तो निकालना था 10% कैसे निकालोगे, तो 10% निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, 10 बटे क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कुल मिला के बचा कितना, 43। तो देखो एन एफ का मान तो 430 आया, ठीक है, और एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया, 430 का 10% मतलब 43 आया। ये बात क्लियर हो गया। अब हमको अभिष्ट प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का जो हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ई/एफ का जो होगा क्या होगा, वो मान देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, ठीक है, या तो ये सूत्र लगाओ, ये वाला टर्म लगाओ, या ये वाला। तो ये निकालना ज्यादा आसान, ये इससे निकालना जो है, ये सेकंड टर्म जो मैं लिखा हूं उससे मान रखना और हल करना बहुत आसान है। तो आप क्या रख दो, इसका मान रख दो, ये हो जाएगा ऊपर में 43 और नीचे कितना हो जाएगा, 430। कटाओगे तो 43 दाहम, तो 43 से कम 43 और 43 दाहम 430, तो 1/10 है। 1/10 को हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बना के रखा हुआ है, ध्यान से आप इसको देख लेना। वीडियो रोक करके आप अच्छे से खुद अपने मन से बनाने की कोशिश करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपके लिए उदाहरण नंबर 5 को जो है होमवर्क रख दिया, गृह कार्य रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो,
ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, उदाहरण नंबर 6, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया तो मैंने आपको शुरू क्लास में फर्स्ट लेक्चर में बताया कि अगर एक पासे को 2 बार उछालते हैं या 2 पासे को उछालते हैं तो कुल प्रतिदर समष्टि कितना होता है, 36 होता है, 6 की घात 2 होता है। ये तो मैंने सिखाया था ना आपको। ठीक, अब यहाँ पे 2 घटना लेना है, ई और एफ। तो जो हमको ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रायिकता बोला है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये हम ई लेंगे। ई क्या लेंगे, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता को ई लेंगे। ठीक है, जबकि एफ कौन सा घटना लेंगे, तो एफ ये घटना लेंगे कि प्रकट हुई संख्याओं का योग कितना है, 6 है। ठीक है, उसको हम लोग एफ लेंगे। तो ई और एफ क्या क्या लेंगे, ये समझ आ गया। अब ई की बात करते हैं, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, तो 4 का एक बार प्रकट होना आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 2 पासे या एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो ना, तो 4 का एक बार प्रकट होना मतलब आप लिख सकते हो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 लिख सकते हो ऐसी। उसी प्रकार हो सकता है कि शुरू में एक है, 1 और 4, 2 और 4, ठीक है, 3 और 4, 4 4 तो आपने लिख लिया तो लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे तो देखो आपके पास ई जो घटना है वो इस तरह से आने वाला है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, क्योंकि 4 एक बार आना चाहिए बोल रहे हैं ना, 2 बार भी आएगा तो चलेगा। देखो यहाँ 2 बार आया, उसको भी लिया मैंने, 4 कम से कम एक बार आना चाहिए बोला था। ठीक है, अब 1 4 2 4 3 4, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा ये, हाँ 1 4 2 4 3 4 5 4, क्योंकि 4 4 तो हमने एक बार ले लिया है ना, तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं, 5 4 और 6 4, क्योंकि 4 एक बार आना चाहिए। तो ये पूरी संभावना है, ये घटना है जो आपकी इसी के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये घटना की संख्या हो गई कितनी, 11 11। ठीक, अब एफ क्या है, तो एफ बोलता है कि जो प्राप्त संख्या है उसका योग करने पे क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो 6 आना चाहिए, तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, सब में 6 आ रहा है। ठीक है, सब में 6 आ रहा है, योग करोगे देखो 6 आ रहा है ना, हाँ इससे ज्यादा संभावना और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा संभावना कुछ और नहीं है। तो क्या होगा, ये आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है, 5 है। एन एफ का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें जब इंटरसेक्शन निकालोगे, उभयनिष्ठ निकालोगे, देखो ई उभयनिष्ठ एफ निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालोगे ना, तो आप ध्यान से देखना, ये 2 4 आपको दिख रहा है क्या, 2 4 यहाँ है और 2 4 यहाँ भी है। ठीक है, और 4 2 आपको दिख रहा है, ये 4 2 यहाँ भी है, 4 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो है उभयनिष्ठ आया। अब इस उभयनिष्ठ की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो आपने लिख दिया एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना, 2। ठीक है, अब सूत्र लगा दो, सूत्र लगा दोगे तो हर चीज तो आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल सिंपल। इसका मान क्या है, 2 है, और एन एफ का मान कितना, एन एफ का मान 5 है। मान डाल दो ना भाई, 2/5 आपका क्या होगा, आंसर आएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ मैंने 5 उदाहरण को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बताया। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगा, ध्यान से रखना, ई और एफ किसको लेना है। अगर आप एक बार ये डिसाइड अच्छे से कर पाते हो ना, तो सवाल बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो बेटा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आपको जरा भी नहीं आ रहा है, सोचने ही नहीं आ रहा है कि कैसे 2 4 लेंगे, पासे का क्या होता है, ठीक है, तो मुझे जरूर मैसेज करना, पर्सनली मैसेज करना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको अभी क्लास 12 में कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो, ये मान के चला जाता है कि इतना तो आपका दिमाग है, इतना तो चीज आप जानते हो। ठीक है, इसलिए उन छोटी छोटी चीजों को आपको नहीं बताया जाता। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, जरूर मैं वो देखता हूँ और आपके लिए कुछ ना कुछ मैं रास्ते निकालूंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से आपको काम करना है, ये बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग आपको समझ आ गया ना, तो आगे भी समझ आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है, सूत्र याद रखना है, और ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने कराया उसको फिर से अगेन करके देखने हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट होता है तो मुझे फिर बताना है।
ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ठीक। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। चलो, मैथ्स तो ऐसे बोर्ड में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है बेटा अभी, है ना। हमको अभी अथॉरिटी ही नहीं कि हम क्लास खोल लें और बोर्ड पे पढ़ा दी, क्योंकि मेरा पूरा सामान फंसा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पा रहे होगे। जैसे ही अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी मिलती है हमें कि हम वो सब काम कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट, इससे भी बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ाई कराएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, हमारे साथ अभी जुड़े रहो, ये चीज़ें भी आपको समझ आ रही होगी अगर ध्यान पूर्वक आप देख रहे होगे तो, ठीक है। वो बात अलग है कि आप समझना ही नहीं चाहते, ठीक। तो बस इतना ही कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 एक्सरसाइज को हम हल करेंगे, प्रश्नावली 13.1 को पूरा हल करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेक्चर भी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।